हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं हूं अमित रॉक और स्वागत है आपका XYZ क्रिएचर मूवीज में। तो आज मैं आपको एक ऐसी मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं जो बहुत ही शानदार मूवी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस मूवी की शुरुआत में सीन नाम का आदमी यहाँ पर कुछ रूल्स तोड़ता हुआ एक जगह से भाग रहा था। पुलिस वाले सीन के पीछे पीछे थे। एक स्विमिंग पूल में कूदने के बाद सीन को पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, जहाँ पर सीन के स्टेप फादर हैंक आते हैं। हैंक कासल के अंदर एक आर्मी का एक्समैन था। सीन और हैंक की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। सीन को अभी भी अपने फादर मैक्स की ही याद आती है और वह हैंक को उसकी बराबरी नहीं करने दे सकता। सीन से बात करने के लिए हैंक जब कमरे के अंदर जाता है तो वह एक लेटर को देखता है। हैंक उस लेटर को देखते ही पहचान जाता है कि इस लेटर को तो कोडिंग करने की जरूरत है, लेकिन हैंक कहता है कि इससे पहले तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम आखिर सैटेलाइट कंट्रोल सेंटर पर क्यों गए थे। तब सीन यहाँ पर बताता है कि मुझे एक रेडियो से सिग्नल आया था और मैं अपने घर में बैठकर उन सिग्नल को डिकोड नहीं कर पा रहा था। मुझे काफी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क की जरूरत थी। तब हैंक कहता है कि इसी कारण तुम सैटेलाइट कंट्रोल सेंटर पर गए थे और आखिर तुम्हें ये सिग्नल किसने भेजे हैं। सीन कहता है कि पहले आप इन्हें पढ़ के बताइए। हैंक उन कोड को डिकोड करता है जिसमें लिखा था कि वह आइलैंड सच में है, तुम्हें इस आइलैंड पर आना पड़ेगा। सीन और इसी के साथ में काफी सारे हिंट्स थे कि उस आइलैंड तक कैसे पहुंचा जा सकता है। सीन उस पूरे मैसेज को पढ़कर बहुत एक्साइटेड होता है और उसके बाद हैंक को कहता है कि यह सिग्नल तो उसके ग्रैंडफादर एंडरसन ने भेजे हैं। सीन और हैंक मिलकर कई सारी ऑथर की बुक को एक साथ लेते हैं और इन तीनों बुक के अंदर ही एक मिस्ट्री आइलैंड के बारे में कह रखा था, बट इन तीनों के अंदर मैप्स अलग अलग थे। हैंक जब इन तीनों के मैप को एक साथ लगाता है तो उन्हें मिस्ट्री आइलैंड के बारे में पता चल जाता है। ये आइलैंड पलाव के अंदर था। सीन वहाँ पर अकेला जाना चाहता था। हैंक उसे जाने से मना करता है, लेकिन सीन कहता है कि मैं वहाँ पर अकेला जाकर रहूंगा। हैंक यहाँ पर सीन की मॉम से बात करता है कि अगर हम दोनों के बीच में रिलेशनशिप अच्छा रखना है तो शायद मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। जिसके बाद हैंक सीन को अपने साथ पलाव ले जाता है। इन दोनों को अब उस आइलैंड को ढूंढना था जिसके बारे में अभी तक कोई भी नहीं जानता था। सीन जिसको भी उस आइलैंड के बारे में बताता तो कोई भी वहाँ जाने से मना कर देता, लेकिन $1000 सुन के कवाटो नाम का आदमी उन्हें राइड देने के लिए तैयार हो जाता है। तभी यहाँ पर कवाटो की बेटी कायलानी आती है और वह कहती है कि अगर इन दोनों को उस आइलैंड तक पहुंचना है तो यह अच्छे खासे पैसे भी देंगे और वह $3000 की मांग करती है। हैंक के पास में कोई ऑप्शन नहीं था और वह सीन की बात मानते हुए $3000 में मान जाता है। सीन कायलानी को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस था और उससे बात करने के लिए वह उसे इम्प्रेस करता रहता है। हैंक को पहले ही पता था कि आगे जाने के बाद इन्हें कोई आइलैंड नहीं मिलेगा, लेकिन देखते ही देखते आगे एक तूफान आने लगता है। सीन कहता है कि बुक के अकॉर्डिंग हमें इस तूफान के अंदर से होकर जाना पड़ेगा और उसके बाद ही तूफान हमें सीधा उस आइलैंड पर ले जाएगा। हैंक कहता है कवाटो को कि अभी यहाँ से इस चॉपर को मोड़ो, हमें फिर से घर जाना है। लेकिन कवाटो कहता है कि अब मेरा कोई कंट्रोल नहीं रहा है इस प्लेन पर, अब तो हमारा मरना तय है। जिसके बाद पूरा चॉपर क्रैश हो जाता है और यह चारों आकर एक मिस्ट्री आइलैंड पर गिरते हैं। अब सीन सबको कहता है कि क्या आप लोगों को बिलीव हो चुका है कि ऐसा भी कोई आइलैंड एग्जिस्ट करता है। उन्हें उन पत्थरों के अंदर से एक गुफा दिखाई देती है। जब चारों उस गुफा के अंदर निकलते हैं तो इनकी आंखों के सामने बहुत ही सुंदर एक अलग सी दुनिया दिखाई देती है। यह जगह एक लिलीपुट शहर जैसा दिखाई देता है, क्योंकि जो उसकी बुक में लिखा था कि हर एक बड़ा जानवर छोटा दिखाई देता है और एक छोटा जानवर हद से ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। यहाँ की बटरफ्लाई बहुत ज्यादा बड़ी थी और बड़े बड़े हाथी बिल्कुल छोटे से थे। सामने पहाड़ियों से आते हुए धुएं को देखते हुए सीन बताता है कि इस धुएं के कारण सिर्फ और सिर्फ उसके ग्रैंडफादर हो सकते हैं। सीन अपने ग्रैंडफादर को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है और बाकी सबको भी उसके पीछे पीछे जाना ही पड़ता है। आगे जाने के बाद इन्हें लगता है कि इनके पैरों के नीचे बड़ी बड़ी सी चट्टान है या बड़े बड़े से पत्थर हैं, लेकिन यह बड़े बड़े पत्थर नहीं थे बल्कि ज्वाइंट लिजार्ड के अंडे थे। कवाटो के पैर के नीचे जो एग था उसके अंदर क्रैक आ जाता है और वह उसी के अंदर गिर जाता है और उस अंडे के अंदर एक बेबी लिजार्ड उस पर अटैक करने ही वाली थी कि तभी वहाँ से सभी भागने लगते हैं। जिसके बाद वह बड़ी सी ज्वाइंट लिजार्ड भी नींद से उड़ जाती है और इन सभी का पीछा करने लगती है। एक वक्त ऐसा आता है कि जब यह छिपकली से बच के कहीं नहीं भाग पाते, तभी इस छिपकली के ऊपर एक अटैक होता है और बड़े बड़े से ट्री जाकर इसे लगते हैं। इन सब की जान बचाने वाला और कोई नहीं बल्कि एंडरसन था, यानी कि सीन के ग्रैंडफादर, जो कि इन सभी को वेलकम करते हैं। सीन अपने ग्रैंडफादर से मिलकर बहुत खुश होता है, लेकिन एंडरसन हैंक से मिलकर बिल्कुल खुश नहीं था। एंडरसन इन सभी को अपने साथ अपने ट्रीज हाउस में ले जाता है जहाँ पर हर तरह की चीज थी। 2 साल से एंडरसन इसी जगह पर रह रहा था। इसी कारण से मिस्ट्री आइलैंड की छोटी सी छोटी चीज के बारे में जानता था। एंडरसन जिस शिप के अंदर यहाँ पर पहुंचा था वह पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी और उसी के बचे हुए टुकड़ों से उसने रेडियो बनाया था और उस सीन को सिग्नल भेजा था। हैंक कहता है कि हम उन सिग्नल्स को यूज करके यहाँ पर मदद मंगवा सकते हैं। तब एंडरसन कहता है कि उस सिग्नल्स को पाने के लिए हमें 2 हफ्तों का इंतजार करना पड़ेगा, तब जाकर स्ट्रॉन्ग सिग्नल आएगा, तब तक हम इसी जगह पर रह सकते हैं और उससे पहले हम सभी कल एक नई सेंचुरी को देखने के लिए जाएंगे। सीन कायलानी को पसंद करता था, इसी कारण उसके स्टेप फादर हैंक कायलानी को इम्प्रेस करने के लिए सीन को अलग अलग आइडियाज देने लगते हैं। एंडरसन को फॉलो करते हुए यह सभी अपनी आंखों के सामने अटलांटिस सेंचुरी देखते हैं। सभी को मालूम था
था कि अटलांटिस शहर डूब चुका है, लेकिन आखिर यह इतना सुंदर शहर वापस से कैसे यहाँ आया। तब एंडरसन एक्सप्लेन करता है कि यह एक ऐसा आइलैंड है जो कि 70 साल तक पानी के अंदर डूबा रहता है और 70 साल तक जमीन के ऊपर आ जाता है। इसी कारण आज हम इस आइलैंड शहर के ऊपर खड़े हैं। सीन बुक के अकॉर्डिंग सारी चीजों को देखने लगता है और उसे लगता है कि यहाँ पर कैप्टन नियामो की समाधि भी होगी और साथ ही साथ सबमरीन भी होगा। हैंक वहाँ पर इकट्ठे पानी को टेस्ट करके बताता है कि यह खारा पानी है जो कि समुद्र का है। हैंक की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग यह पूरा आइलैंड 2 से 3 दिन के अंदर डूबने वाला है। एंडरसन कहता है कि अब तक की मेरी सारी रिसर्च से मैं कह सकता हूँ कि अभी इस आइलैंड को डूबने में 14 साल हैं। तभी हैंक इस बात पर अड़ जाता है और कहता है कि हमें यहाँ से जल्द निकलना पड़ेगा। आप लोगों को आइलैंड देखना था, आप लोगों ने वह ढूंढ लिया और अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। बुक के अकॉर्डिंग कैप्टन नियामो की समाधि भी इनके आसपास ही होनी चाहिए। फिर कायलानी एक सुरंग से नीचे जाती है जहाँ पर उसे कैप्टन नियामो दिखाई देते हैं जो कि स्केलेटन में बदल चुके थे। उन्हीं की बुक के अंदर एक नोडल सबमरीन के बारे में लिखा हुआ होगा, लेकिन इस बुक को लेते ही यहाँ पर अर्थक्वेक आने लगता है और इस बुक से इन्हें पता चलता है कि इनके पास 2 ऑप्शन हैं। अगर यह लोग किनारे किनारे जाएंगे तो इन्हें वहां जाने में काफी दिन लग जाएंगे और अगर यह आइलैंड के बीच में होकर जाते हैं तो कम समय तो लगेगा, लेकिन बड़े बड़े जानवरों से इनका सामना जरूर हो सकता है। आगे बढ़ते हुए इन्हें कई अलग अलग चीजें दिखाई देती हैं, बड़ी बड़ी चींटियों के साथ में अलग अलग तरह के पेड़ भी। यह सभी एक जगह जाकर रुक जाते हैं क्योंकि उनके सामने बहुत बड़े बड़े माउंटेन थे जिसके ऊपर यह कभी नहीं चढ़ सकते थे। तभी एंडरसन एक मधुमक्खी से लिफ्ट लेता है और उसी के ऊपर बैठकर उड़ने लगता है। तभी वहां पर सीन कायलानी के साथ और एक मधुमक्खी के ऊपर उड़ जाता है, जिसके बाद हैंक भी कबाटो के साथ मधुमक्खी के ऊपर निकल जाता है। तभी इनके ऊपर एक बहुत बड़ी चिड़िया आती है और चिड़िया इन मधुमक्खियों को खाती थी। इसी कारण यह सारे के सारे फॉरेस्ट के अंदर चले जाते हैं, लेकिन चिड़ियों ने इन मधुमक्खियों का पीछा नहीं छोड़ा था। हैंक यहाँ पर एक गेम खेलता है। वह सीन को कहता है कि तुम दूसरी तरफ से आओ। यह दोनों अपनी मधुमक्खियों को ऊपर कर लेते हैं और वो चिड़िया एक दूसरे से टकरा कर गिर जाती हैं। लेकिन सीन के साथ कायलानी जो बैठी थी ऊंचाई पर जाने के बाद वह नीचे गिर जाती है। सीन फटाफट से नीचे जाकर कायलानी को तो बचा लेता है, लेकिन खुद आगे जाकर गिर जाता है, जिसके कारण सीन के पैर में फ्रैक्चर हो जाता है और इन्हें रात में यहीं रुकना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ कबाटो को लगता है कि कायलानी का फ्यूचर उसके साथ नहीं है। अगली सुबह जब हैंक उठता है तो उसे हर जगह पानी पानी मिलता है। तब यह सभी को बताता है कि यह आइलैंड 2-3 दिन में नहीं बल्कि 2-3 घंटों में डूबने वाला है और हमें यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा। कायलानी अपने फादर को ढूंढती है और इन सबको पता चलता है कि कबाटो सोना लेने के लिए गया है। कायलानी आगे जाने की बजाय अपने फादर को ढूंढने के लिए जाती है। सीन कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, लेकिन उसका पैर फ्रैक्चर था। इसी कारण एंडरसन कहता है कि कायलानी के साथ मैं जाऊंगा। सीन और हैंक जाएंगे सबमरीन को ढूंढने के लिए। यहाँ पर कबाटो को सोने का एक पत्थर मिलता है, लेकिन असल में यह बहुत बड़ा पत्थर होता है। सीन और हैंक जिस जगह पर पहुंचते हैं उसी जगह पर सबमरीन को होना चाहिए था, लेकिन पानी का लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वह सबमरीन अंदर तक डूब चुकी है। कायलानी अपने फादर को ढूंढ चुकी थी और उन्हें कहती है कि मुझे आपके साथ रहना है, मैं आपके साथ ज्यादा खुश हूँ। अगर आप मुझे शहर भी भेज देंगे तब भी मैं खुश हूँ, आप हमारे साथ वापस चलिए। इधर सीन और हैंक को पानी के अंदर कूदना था और अंदर जाने के बाद सबमरीन को स्टार्ट करना था। इन्हें अंदर जाने के बाद सबमरीन तो दिखाई दे जाती है, लेकिन यह उसका दरवाजा नहीं खोल पाते। यहीं पर कायलानी, एंडरसन और कबाटो भी अपना रास्ता भूल जाते हैं। इधर जब सीन और हैंक पानी के अंदर काफी देर से थे और उनकी ऑक्सीजन भी खत्म होती जा रही थी कि तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ी ईल फिश आती है जो कि अपनी इलेक्ट्रिसिटी से उनके ऊपर अटैक करने वाली थी। तभी सबमरीन का दरवाजा खुलता है और वह अंदर चले जाते हैं। सीन एक बटन प्रेस करके इसके पूरे पानी को खाली करता है। अंदर जाने के बाद यह पूरे सिस्टम को ऑन करने की भी कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ रास्ता भटकने पर एंडरसन कहता है कि मकड़ी अपना जाल बनाती है, उस डायरेक्शन से हमें अपोजिट जाना है। तभी इनके ऊपर एक बड़ी सी स्पाइडर थी और यह अपना डायरेक्शन बदल देते हैं। हैंक यहाँ पर सिस्टम को ऑन करने की कोशिश करता है, लेकिन पिछले 140 साल से बंद होने के कारण इंजन बंद पड़ गया था। उसे बहुत ज्यादा करंट की जरूरत थी और इन्हें हजारों वाट का झटका ये ईल फिश दे सकती थी। यह मिस्ट्री आइलैंड जल्दी डूबने वाला था, इसी कारण तेज बारिश स्टार्ट हो जाती है और किनारे पर आने के बाद भी इन्हें सबमरीन नहीं दिखाई देती है। यहाँ पर सीन अंदर था और वह ईल फिश को ढूंढ रहा था। वहीं पर हैंक एक बड़ा सा एरो लेकर खड़ा था, साथ ही साथ उसमें फायर अटैच था ताकि वह ईल फिश के ऊपर अटैक करके उससे निकलने वाली इलेक्ट्रिसिटी से हजारों वाट इलेक्ट्रिसिटी आने से यह पूरा सबमरीन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही वह ईल फिश आती है तभी हैंक अपना एरो फेंकता है और उस 1000 वाट की इलेक्ट्रिसिटी से यह सबमरीन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर कबाटो, कायलानी और एंडरसन जिस माउंटेन के ऊपर खड़े थे वह भी पूरी तरीके से टूट चुका था और यह उनका आखिरी वक्त था। आगे से आने वाला पत्थर इनके ऊपर गिरता, इससे पहले यह खुद ही कूद जाते हैं, लेकिन पानी में गिर के डूबने से पहले सीन और हैंक इन लोगों की जान बचा लेते हैं। यह तीनों सबमरीन के अंदर पहुंच चुके थे, लेकिन इनके सामने अभी भी बहुत सारी मुसीबतें थी क्योंकि यह आइलैंड डूबने के कारण बड़ी बड़ी चट्टानें भी इनके सामने आ रही थी और
अगर सबमरीन से टकरा गई तो ये सारे के सारे डूब के यहीं पर मर जाएंगे। हैंक अब इस सबमरीन को चलाने का काम कवाटो को देता है और खुद जाकर एक बड़ी मिसाइल को लॉन्च करता है। वह मिसाइल लॉन्च होने के बाद बड़ी सी चट्टान से टकरा जाती है और उसके टुकड़े होने के बाद यह सबमरीन आराम से यहाँ से निकल जाती है। फाइनली अब कायलानी भी सीन से बहुत इम्प्रेस थी क्योंकि उसके पैर फ्रैक्चर होने के बाद में भी उसने इन सभी की जान बचाई थी और सीन और हैंक का भी रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो चुका था। जिसके बाद सीन 6 महीने बाद शिफ्ट होता है कवाटो के पास में। इतने हजारों साल पुरानी जो सबमरीन थी उसकी अच्छी खासी बोली लग चुकी थी और अब कवाटो इस आइलैंड का वन एंड ओनली गाइड बन चुका था, जो कि इतनी बड़ी सबमरीन के अंदर सभी को आइलैंड लेके जाया करता था। इससे मिलने वाले पैसों से कायलानी भी अब सीन की सिटी में पहुंच चुकी थी और अच्छे कॉलेज में पढ़ने लगी थी। इस दिन सीन का बर्थडे था। कायलानी तो साथ थी ही, उसके ग्रैंडफादर एंडरसन खुद सीन से मिलने के लिए आए थे। इस बार एंडरसन सीन को बर्थडे पर एक और न्यू बुक देते हैं जिसका नाम था जर्नी अर्थ टू द मून, यानी कि एंडरसन फैमिली अभी भी अपनी ट्रिप को कंटिन्यू रखना चाहती है। और इसी के साथ यह शानदार मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आप सभी को ये मिस्ट्री आइलैंड मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली मूवी में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।